हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संप्रेषण के प्रकारों के बारे में। मैंने संप्रेषण का डिफिनेशन तो पहले ही एक वीडियो में डाल दिया है और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे संप्रेषण के प्रकार के। ठीक है, तो पहले तो मैं थोड़ा सा एक बार बता दूं कि संप्रेषण होता क्या है। तो संप्रेषण होता है बातचीत करना, एक आदमी से दूसरे आदमी को भी संदेश को पहुँचाना। ठीक है, कोई संदेश भेजता है तो कोई संदेश को रिसीव करता है। जैसे आप फ़ोन में बात करते तो एक आदमी बोलता है, दूसरा आदमी सुनता है, या फिर इस तरीके से दो आदमी होना बहुत ज़रूरी होता है संप्रेषण में। ठीक है, दो आदमी या दो से ज़्यादा भी होता है, एक आदमी बोलेगा तो कई आदमी भी सुनते हैं, तो ये भी एक तरीका से संप्रेषण होता है, यानी कि संदेश को पहुँचाया जाता है, वो संप्रेषण होता है। अच्छा, ये संप्रेषण का प्रकार यानी कि कितने तरीके से संप्रेषण हो सकते हैं। तो संप्रेषण मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है और गैर शाब्दिक भी हो सकता है। ठीक है, एक एक करके सारे प्रकार को हम लोग नीचे देखते हैं। चलिए, तो पहला प्रकार होता है संप्रेषण का, तो पहला प्रकार में होता है मौखिक संप्रेषण। मौखिक नाम से समझ में आ रहा है कि मुंह से बोले जाने वाला। ठीक है, जब हम कोई आदमी मुंह से बोलता है और दूसरा आदमी सुनता है। ठीक है, पहला आदमी बोल कोई मैसेज देता है और दूसरा आदमी सुना, तो ये एक तरीके से मौखिक संप्रेषण में आ गया। ठीक है, जब कोई संदेश मौखिक अर्थात मुख से बोलकर भेजा जाता है तो उसे मौखिक संप्रेषण कहते हैं। ये हमें समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से मालूम है। कोई मुंह से बोलकर दूसरे तक संदेश भेजता है तो वो मौखिक संप्रेषण हो गया। तो ये कहाँ कहाँ पर होता है? जो जहाँ पर मुंह से बोला जाता है दूसरे सुनते हैं, तो ये कहाँ होता है? भाषण में। भाषण आप लोग जान रहे हैं, कोई एक आदमी या कोई नेता कोई भी तो बोलता है और बहुत सारे आदमी सुनते हैं, तो इसमें तो बोला ही जाता है, इसमें तो लिखा नहीं जाता है, बोल के ही मैसेज पहुँचाया जा रहा है। या फिर कोई मीटिंग वगैरह होता है या सामूहिक परिचर्या, जो समूह में कोई ग्रुप डिस्कशन होता है, उसमें भी बोलने वाला काम ज़्यादा होता है। कोई सम्मेलन होता है, बैठक वगैरह होता है। फिर आ गया टेलीफोन पर बातचीत, इसमें भी कोई बोलता है, बाकी सुनता है। ठीक है, फिर रेडियो में भी होता है। ये सारे चीज़ में क्या होता है? बोलना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो यह संप्रेषण का प्रभावी और सस्ता तरीका होता है, यानी कि किसी दूसरे चीज़ का कोई साधन की जरूरत नहीं पड़ता, सिर्फ बोलना है, दूसरा आदमी सुन लेगा। तो ये मौखिक में आ गया। ठीक है, तो ये आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के संप्रेषण के लिए सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है, यानी कि आंतरिक भी होता है और बाह्य प्रकार के दोनों प्रकार भी हो सकता है। और तो देखिए, मौखिक संप्रेषण की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं होता। जैसे कि आप लोग समझ लिए कि हमने आज कुछ बोला, मैंने किसी को गाली दिया, मान के चलिए गाली दिया, तो दूसरा दिन वो आदमी किसी से शिकायत कर देगा कि मैंने उसे गाली दिया, तो उसका कोई प्रूफ तो नहीं ना हो सकता कि बोला, बात ख़त्म। कोई लिखित बात होता तो वो होता कि ये प्रूफ होगा ना, लेकिन ये अब मौखिक का क्या होता है? कोई भी प्रमाण नहीं होता, कोई प्रूफ नहीं होता। ठीक है, तो पहला प्रकार को हम लोगों ने देख लिया, संप्रेषण के मौखिक संप्रेषण। दूसरा प्रकार होता है लिखित संप्रेषण, यानी कि लिखित संप्रेषण यानी कि लिखने का काम इसमें होगा। जब संदेश को लिखे गए शब्दों में भेजा जाता है तो उसे लिखित संप्रेषण कहते हैं। यानी कि अगर हम किसी कागज़ में या फिर प्रिंट वगैरह करके, यानी लिख के जब दूसरे तक मैसेज को भेजते हैं तो वो लिखित संप्रेषण में होता है। ठीक है, अब ये कैसे कैसे काम में आता है, किस किस चीज़ में? देखिए, पत्र में तो हमें लिखने का ही काम होता है, टेलीग्राम हो गया, उसके अलावा मेमोज हो गया, सर्क्यूलर हो गया, नोटिस हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, ये सारे चीज़ क्या होता है? लिखित में ही होते हैं। रिपोर्ट्स वगैरह, टेलीफोन, पत्र, सब तो लिखने में ही होता है, तो ये लिखित संप्रेषण में आ गया। इसकी आवश्यकता पड़ने पर पुष्टि भी किया जा सकता है, यानी देखिए, अगर कोई लिखा हुआ प्रूफ रहेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे प्रमाण कर में, एक प्रूफ कर में प्रस्तुत भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि सामान्यतः लिखित संदेश भेजते समय व्यक्ति संदेश के संबंध में सावधान रहता है। ठीक है, जब भी कोई चीज़ लिख रहे हैं तो हमें सावधान रहना पड़ता है कि अच्छे अच्छे वर्ड यूज करना होता है। ठीक है, क्योंकि वो अगर गलत वर्ड यूज करेंगे तो वो फिर लिखा हुआ चीज़ को वो प्रूफ के रूप में प्रयोग कर सकता है, मेरे खिलाफ शिकायत भी कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ होता है, ध्यान रखना पड़ता है। ये औपचारिक होता है, इसमें अपनापन नहीं होता तथा गोपनीयता को बरकरार रखना भी कठिन होता है, क्योंकि क्या पेपर में लिखा हुआ रहता है, कोई भी उसे पढ़ सकता है, तो इसमें गोपनीय नहीं रह सकता, मतलब गुप्त नहीं रह सकते ये। ठीक है, तो तीसरा प्रकार हो गया गैर शाब्दिक संप्रेषण, यानी कि शब्द का प्रयोग नहीं होता इसमें। तो देखिए क्या होता है गैर शाब्दिक संप्रेषण में? ऐसा संप्रेषण जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है उसे गैर शाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। शब्द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ इशारों से बातचीत करेंगे। इशारा क्या क्या हो सकता है? देखिए, जब आप कोई तस्वीर या फिर होता है ग्राफ या फिर प्रतीक या फिर आकृति इत्यादि देखते हैं, ठीक है, आप देखते होंगे कि कोई अगर तस्वीर दिखाकर ही किसी को कुछ बोलना चाह रहे हैं तो सिर्फ हम तस्वीर दिखा देंगे, मुंह से कुछ बोलेंगे नहीं, तो तस्वीर से ही वो बात को समझ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। या फिर कोई ग्राफ दिखा देंगे या फिर प्रतीक दिखा देंगे, इसके अलावा कोई आकृति वगैरह भी दिखाकर उसे
अपना बात पहुंचा सकते हैं। तो ये सारे चीज़ क्या हो गया, गैर शाब्दिक हो गया, क्योंकि कोई हम तो कुछ बोला भी नहीं, ना ही कुछ लिखा, सिर्फ हमने एक तस्वीर या फिर फ़ोटो वगैरह दिखाया तो उससे भी वो बात समझ गया। ठीक है, आपको उनमें प्रदर्शित संदेश प्राप्त हो जाता है। जब किसी को दिखाया जाता है तो संदेश हमें पता चल जाता है कि ये क्या होता है। तो ये सभी दृश्य संप्रेषण है। दृश्य यानी सिर्फ देखकर ही समझ जाते हैं, ठीक है, कि क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, आगे देखिए। देखिए ये क्या 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 चीज़ इसमें हो सकता है। जैसे घंटी होता है, सीटी बजर, सीटी बजर बिगुल ऐसे उपकरण है। जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते होंगे, स्कूल वाले को पढ़ाई वगैरह हो रहा हो तो घंटी बज जाता है तो हम एक चीज़ समझ जाते हैं कि एक पीरियड ख़त्म हो गया, या फिर ये होता है कि टिफिन का हो गया, या फिर ये छुट्टी हो गया, यानी कि घंटी से समझ जाते हैं। इसमें कुछ बोला गया है, ना कुछ लिखित होता है, सिर्फ एक तरीक़ा से एक दृश्य एक चिन्ह चिन्ह के तौर पर हमें पता चल जाता है। ठीक है, इसके माध्यम से हम अपना संदेश भेज सकते हैं। इस प्रकार की आवाज़ें श्रुति कहलाते हैं। श्रुति माने सुनने वाले चीज़ के लिए, जो कान से सुनकर ही उसे पता कर सकते हैं। इसी प्रकार से शारीरिक मुद्राओं, जिसमें शरीर के विभिन्न अंगों का उपयोग किया जा गया हो, उनके द्वारा भी हम संप्रेषण करते हैं। और कभी कभी देखा होगा कि हम अपने अंगुलियों से इशारा करते हैं, हाथ से भी इशारा कर सकते हैं, आँख से भी इशारा करते हैं, जैसे है ना, आँख मार के भी इस तरह से इशारा होता है ना, तो ये सारे इशारे भी इसमें आते हैं। ठीक है, उन्हें हम संकेतों द्वारा संप्रेषित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3 टाइप जो होते हैं वो संप्रेषण के तीनों प्रकार हमने इस वीडियो में बता दिया। उम्मीद है आप लोग को पूरे तरह से तीनों प्रकार आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।